हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस डायरीज़ में। मैं हूं अंजलि तिवारी और आज हम पढ़ने वाले हैं होम साइंस का एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक। जो टॉपिक होगा ना, आगे आप पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो जल्दी जल्दी से सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो हमारी जो क्लास होगी आज की वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो जल्दी जल्दी आ जाइए सभी, शुरुआत करेंगे हम अपने टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पुष्प सज्जा। क्या है पुष्प सज्जा, चलिए जानते हैं इसके बारे में। पुष्प सज्जा का उद्देश्य होता है वातावरण को प्रसन्नता, जीवन और सुंदरता प्रदान करना। क्या होता है, हमेशा अगर जैसे पुष्प हम देखते हैं तो उसको देख के हमारा मन खिल उठता है ना, देखने में बहुत सुंदर भी लगते हैं। हम किसी को फूल दे के उससे माफ़ी भी मांग लेते हैं, फूल दे के हम किसी को खुश भी कर सकते हैं। तो ये पुष्प सज्जा अच्छा कब, किस शताब्दी से इसकी शुरुआत हो गई थी? 6वीं शताब्दी से। बहुत सदियों से चली आ रही है पुष्प सज्जा। और इसकी शुरुआत की थी बौद्ध सन्यासियों ने, यानी कि जो चीनी बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की थी। फिर इसके बाद उनका शुरुआत करने के बाद फिर 16वीं शताब्दी में यूरोपीय कलाकार आए, उन्होंने भी पुष्प सज्जा से संबंधित चित्रकारी प्रारंभ कर दी थी, जो मतलब आज विदेशी शैली और अमेरिका की पुष्प व्यवस्था में दिखाई देती है, यूरोपीय पुष्प सज्जा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पुष्प सज्जा के लाभ क्या है? पुष्प सज्जा करने से क्या लाभ होता है हमें? स्वास्थ्य और सुंदरता की दृष्टिकोण से। ठीक है, पहला क्या है, इससे 3 लाभ होते हैं: स्वास्थ्य व सुंदरता के दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक नैतिकता के दृष्टिकोण से और सजावट की दृष्टिकोण से। चलिए देखते हैं। स्वास्थ्य व सुंदरता के दृष्टिकोण से पहले, जैसे कि पुष्प व्यक्ति को स्वस्थ बनाने के लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं। उन्हें इससे क्या मिलती है? शुद्ध वायु मिलती है। फेफड़ों से निकले जो गंदे पदार्थ होते हैं हमारे अंदर के, मतलब गंदी गैस होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे को ग्रहण कर लेते हैं और उसके बदले में हमें क्या दे देते हैं? ऑक्सीजन दे देते हैं। सुंदर सुंदर फूलों को देखकर हमेशा मन प्रफुल्लित रहता है और व्यक्ति के मन को आनंद एवं शांति मिलती है। क्या मिलती है? जब हम पौधों के आसपास बैठते हैं, हरियाली में जाकर के बैठते हैं और हमारा मन उदास रहता है, तो हम पेड़ पौधों को देखेंगे, उनके साथ, तो हमें ना बहुत अच्छा लगता है। मन में मतलब एक खुशी होती है ना, अच्छा लगता है। चलिए देखते हैं दूसरा, मनोवैज्ञानिक व नैतिकता की दृष्टि से। पेड़ पौधों का मनुष्य से क्या होता है? गहरा नाता होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। संसार में कोई भी दुख हो, परेशानी हो, फूल सामने आ जाए तो मन में शांति मिलती है। और बगीचे का जो वातावरण होता है ना, उससे व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ जीवन में शिक्षा प्रदान होती है, मतलब कि जीवन में कुछ ना कुछ सीखता है। संसार में जो दुख परेशानी होती हैं, जब व्यक्ति बगीचे में बैठता है तो अपने आप को शांत और खुश महसूस करता है। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, हम कहीं जाते हैं तो उसको हॉस्पिटल में मिलने जाएंगे तो क्या लेके जाते हैं? फूल लेके जाते हैं। तो उससे उसका जो मन के विचार हैं वो, मतलब उसे ना देख के अच्छा महसूस होता है। और कहीं पार्टी हो, कहीं कुछ भी हो, तो हम फूलों की ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं तो लोगों को ना अच्छा लगता है एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सजावट की दृष्टिकोण से, सजावट में भी जो हमारे घर के विभिन्न कमरे होते हैं उनके लिए हम पुष्प सज्जा कर सकते हैं। जैसे पढ़ने के कमरे में है, हमारी टेबल रखी है आसपास, तो कोई निगेटिविटी ना हो, इसके लिए हम छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं, जिसमें प्लांट होते हैं छोटे छोटे, जो मेज पे रख सकते हैं, किसी कॉर्नर पे रख सकते हैं। इससे ना कमरे का भी वातावरण अच्छा हो जाता है, ताज़ा और शुद्ध हो जाता है ना। अब देखते हैं, पुष्प सज्जा में करते समय हमें
कला के तत्वों का भी ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से? रेखा, बनावट और रंग। इन तीनों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है पुष्प सज्जा में। इससे रेखा अच्छी होनी चाहिए, बनावट अच्छी होनी चाहिए और रंग का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर आप किसी भी कलर के कोई भी फूल लगा देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, तो इसलिए रंग का विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है। फूलों द्वारा घर की सजावट 2 प्रकार से की जाती है। कितने प्रकार से की जाती है? 2 प्रकार से, बाहरी सजावट और आंतरिक सजावट, मतलब एक्सटीरियर डेकोरेशन और इंटीरियर डेकोरेशन। अब इसमें कला के तत्वों का भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, कौन कौन से कला के तत्व होते हैं? संतुलन, लय, बल, अनुरूपता, संतुलन, बल, अनुरूपता और अनुपात। क्या होते हैं? अनुपात। इन सब का भी ध्यान रखा जाता है। चलो हम देख लेते हैं 2 प्रकार कौन कौन से हैं। बाहरी सजावट किस प्रकार से करनी चाहिए? बाहरी सजावट इस प्रकार से हो कि जो उसके बाहरी भाग में की जाती है, जिससे किसी कच्ची भूमि है या जैसे आपके यहाँ बहुत कच्ची भूमि पड़ी है, यानी कि ज़मीन पड़ी है जो आपके पास, उसमें क्यारियाँ बना के, क्या रियाँ, टाइपिंग एरर हो जाता है कभी कभी, ह्यूमन नेचर है। क्यारियाँ व पौधे, मतलब क्यारियाँ बनाएंगे तो उसमें पौधे लगा देंगे या फिर किसी गमले में दीवारों के सहारे लगा देंगे, है ना। और उन पुष्पों को हम दीवारों के सहारे लाइन से, जो बेलें होती हैं जो पेड़ पौधों पे एक दूसरे पे चढ़ा सकते हैं, तो वो उनको भी लगा देंगे। तो या विंडो, खिड़की, इन सब पे भी जैसे मनी प्लांट है पूरे उसमें फैला दिया जाएगा तो बाहर से बहुत सुंदर लगने लगता है देखने में। अब आंतरिक सजावट किस प्रकार से की जाती है, चलिए देखते हैं। आंतरिक सजावट फूल पत्ती से घर के अंदर की जाती है। जैसे किसी बाउल को ले लिया हमने, उसमें पानी डाल दिया, नमक डाल दिया, जिससे फूल ताज़े बने रहेंगे, तो उसमें छोटे छोटे फूल ले लिए हमने और मेज़ पे रख दिया, कहीं खाने की मेज़ पे रख दिया, मतलब किसी कॉर्नर पे, तो देखने में वो बहुत सुंदर लगने लगता है। या फिर छोटे छोटे जो डिब्बे होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे प्लांट आते हैं, उसमें हम पौधे लगा देंगे जिनको धूप की आवश्यकता है। जैसे कैक्टस होता है ना, कैक्टस हमारा, और मनी प्लांट होता है, इनको धूप की ज़रूरत नहीं होती है, तो इनको घर के अंदर किसी भी जगह पे लगा सकते हैं हम। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फूलदान का चुनाव कैसे करना चाहिए? ठीक है, फूलदान का चुनाव, पहले हमारे चैनल को जा कर के सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, फूलदान का चुनाव कैसे करते हैं। फूलों की ऊंचाई वाला रंग देखकर फूलदान का चुनाव करना चाहिए, जिससे कमरे में जिस प्रकार की भी सज्जा करनी है, सजावट करनी है, वैसा ही पात्र लेना चाहिए। जैसे कमरे का है तो छोटा पात्र लेंगे, बाहर सज्जा करेंगे तो बड़ा पात्र लेंगे, खाने की टेबल पर सज्जा करनी है तो लंबा ले लेंगे। इस प्रकार से लंबा पुष्प सज्जा, उसमें पुष्प लगा करके कर लेंगे। ठीक है। पुष्प विन्यास में कला के सिद्धांतों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मैंने अभी बताया था कि जिसमें पुष्प विन्यास में कला के सिद्धांत जो ही कि महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे संतुलन, लय, बल, अनुपात, अनुरूपता, इन सब का भी ध्यान रखा जाता है। फूलों की सजावट के लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन सी होनी चाहिए, देखते हैं। फूल देने के लिए फूल बनाने के लिए अन्य वस्तु आवश्यक होती हैं, जैसे सुईदार होल्डर, सूखी लकड़ियाँ, मुड़ी हुई टहनियाँ, रेत, मिट्टी, पतले तार के गुच्छे, पारदर्शक टेप, कैंची, चाकू, छोटे छोटे गोल पत्थर, कंकड़, सीप होती है, जो सीप, घोंघा, जो ये सब होते हैं डेकोरेशन के लिए, वो सब भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब से हम पॉट को घर पर ही बना सकते हैं, फूल खुद घर पर बना सकते हैं और उनको हम सजा सकते हैं। इसके अंतर्गत चलिए देखेंगे हम जापानी पुष्प सज्जा। क्या है जापानी पुष्प सज्जा? जापानी पुष्प सज्जा के लिए इकेवाना शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ होता है जीवित फूल। क्या होता है? जीवित फूल। और इकेवाना का विन्यास कैसा होता है? त्रिकोण होता है। कैसा होता है? त्रिकोण होता है। प्रारंभ जापानी पुष्प सज्जा सामने की ओर की जाती थी। ठीक है।
सामने की ओर की जाती थी, लेकिन अमेरिका की देखा देखी में इकेबाना विधि में संशोधन किया गया था और फूलदान को त्रिकोण में बनाने लगे थे। ऐसे बनाया जाता था। ये सबसे लंबी टहनी है, फिर ये छोटी टहनी है, और फिर ये सबसे छोटी टहनी है। ये बड़ी बीच की और ये छोटी, इस प्रकार से बनाने लगे थे। पहले बनाया जाता था इनको फैला करके इस तरह से, ठीक है। इसमें हमेशा फूलों की सज्जा कैसी होती है? विषम होती है, यानी कि इसमें फूल एक मतलब 2 4 ऐसे नहीं लगेंगे। इसमें फूल लगेंगे कैसे? 3 5 7 9 11, यानी विषम संख्या के हिसाब से इसमें फूल लगाए जाते हैं। जापानी सज्जा में 3 आधार प्रतीक होते हैं जिन्हें 3 टहनियों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। ये है बड़ी, फिर ये है छोटी और ये है सबसे छोटी। इसमें फूल लगा देते हैं, सुंदर लगने लगेगा। ड्राइंग पर मत जाइए, बहुत अच्छी नहीं आती है इस पर। 3 टहनियाँ कौन कौन सी हैं देखते हैं। पहली है सिन, दूसरी है शो, तीसरी है हाइकी। पहली टहनी क्या प्रदर्शित करती है? पहली टहनी पूरी सज्जा का केंद्र होती है। पुष्प सज्जा की सबसे बड़ी टहनी पूरी सज्जा का केंद्र होती है। इस पे सबसे लंबी एवं मजबूत और सावधानी पूर्वक अच्छी टहनी ली जाती है, यानी मजबूत टहनी ली जाती है जो अच्छी साफ सुथरी और छिली हुई होती है, जो कि ईश्वर का प्रतीक होती है। सिन टहनी कौन होती है? ईश्वर का प्रतीक होती है। इसकी ऊंचाई 1/2 गुना ज़्यादा होती है। जापानी सज्जा में 90 अंश का कोण बनाने वाली खड़ी रेखा का प्रतीक होती है। इसमें कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा, और इसकी ऊंचाई होगी जो वो 1/2 होगी, ठीक है। अब सोसज्जा देखते हैं क्या प्रदर्शित करती है। सोसज्जा जापानी पुष्प सज्जा की दूसरी टहनी होती है। टाइपिंग एरर बहुत टहनी होती है जो मानव जाति का प्रतीक होती है। इसे बाहर निकले होने का आभास दिया जाता है। यह लंबाई में पहले टहनी से 3/4 होती है और यह 45 अंश के कोण पर बनाई जाती है। कितने अंश के कोण पर बनती है? 45 अंश के कोण पर बनाई जाती है। तीसरी टहनी क्या बताती है? यह टहनी दोनों टहनियों से छोटी होती है और पृथ्वी को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? पृथ्वी को। इसमें दोनों टहनियों के विपरीत दिशा में लगाया जाता है। इसको इस तरह से लास्ट में सबसे छोटी लगाया जाता है। इसकी लंबाई दूसरी टहनी के बराबर ही होती है। इसकी रेखा 75 अंश के कोण पर बनती है। हाइकी की क्या है? पृथ्वी को प्रदर्शित करती है, दूसरी टहनी के विपरीत लगती है, 75 अंश के कोण पर बनाई जाती है, और इसकी ऊंचाई जो इसकी लंबाई जो ऊंचाई है वो 3/4 होती है। जापानी सज्जा के अंतर्गत कौन कौन सी सज्जा आती हैं देख लेते हैं। जापानी सज्जा के अंतर्गत सीटू सज्जा, टोकोनामा और इकेबाना, मोरीवाना, सोका, रीका, ये सब आते हैं। इकेबाना क्या प्रदर्शित करता है? इकेबाना होता है जीवित फूल, ठीक है। और टोकोनामा क्या होता है? टोकोनामा होता है पूजा का स्थान, कौन होता है? टोकोनामा, ठीक है। और मोरीवाना क्या है? मोरीवाना है उथली सज्जा, उथली सज्जा होती है। और नाजीरे क्या है? आप सब बताएंगे नाजीरे क्या है, ठीक है। नाजीरे सज्जा किस प्रकार की होती है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सोका इसको 15वीं शताब्दी में
की सज्जा कहते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई कम होती है और इस सज्जा का यूज़ अलमारी मेज पर की जाती है। शो का यानी वही छोटी छोटी सजावट, जैसे कि फ्लावर पॉट पे छोटे छोटे प्लांट लगाना, बाउल में लेकर के कहीं सजा देना, छोटी होती है ये। हमेशा लंबाई ऊंचाई इसकी बहुत ही कम होती है। ज़्यादातर प्यालों में बनाई जाती है या प्लेट, ऐसी थालियाँ जो होते थे पहले पीतल के फूलदान, गोल चौड़े उथले आकार के, उन पर पुष्प सज्जा की जाती थी। ठीक है। रीका क्या है? रीका है सबसे रीका है इसमें लंबी रेखा की पुष्प सज्जा, लंबे पात्रों का प्रयोग किया जाता है और यह सज्जा बौद्ध मंदिरों में होती है। कहाँ पे होती है? बौद्ध मंदिर में। बौद्ध मंदिर में होती है। ये लंबाई का प्रतीक मानी जाती है। ठीक है। पुष्प विन्यास के प्रकार कितने प्रकार की होती है? पुष्प विन्यास 3 प्रकार की, परंपरागत, विदेशी और आधुनिक शैली। ठीक है। परंपरागत, विदेशी और आधुनिक शैली। परंपरागत शैली कैसी होती है? ये बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही है, जो चीन बौद्ध भिक्षुओं ने अपने मठ में भगवान के सामने जो पुष्प सज्जा के करके शुरुआत की थी। इसमें फूल के रंग और फूलदान पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। मतलब भगवान के चरणों में वो लोग फूल जो सजा करके रखते थे ना, वो परंपरागत शैली कहलाती है। विदेशी शैली कैसी होती है? विदेशी शैली को हम लटकती हुई पुष्प सज्जा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लटकती हुई पुष्प सज्जा। इसमें विदेशी ढंग से पुष्पों को सजाया जाता है। इसमें अनियमित संतुलन पर बल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। इसमें पुष्प व्यवस्था बहुत से पुष्पों से की जाती है। इसमें बहुत सारे पुष्प का यूज़ किया जाता है। ठीक है। आधुनिक शैली कैसी होती है? आधुनिक शैली होती है 20वीं शताब्दी की सज्जा। कितनी शताब्दी? 20वीं शताब्दी की शुरुआत मानी जाती है। इसमें परंपरागत और पूर्व विदेशी शैली का दोनों का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। इसको गुलदस्ते में बांध करके नहीं सजाते हैं, बल्कि फूलदान को चपटे पात्र में पिन होल्डर की सहायता से सजा दिया जाता है। चलिए नोट करेंगे। गृह सज्जा करने के लिए हम किसी भी शैली का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो देसी हो, विदेशी हो, आधुनिक हो, अमेरिकन हो, फेडरल हो, कॉलोनियल हो, अमेरिकी हो, कैसी भी सज्जा हो। ठीक है। उसका प्रयोग कर सकते हैं हम। जिस प्रकार का कमरा हो, जिस प्रकार का घर हो, बगीचा हो, उस प्रकार से हम फूल पौधे लगा सकते हैं। लेकिन आजकल परंपरागत शैली से पुष्प व्यवस्था बहुत ही कम की जाती है और पुष्प विन्यास के लिए हम अच्छे वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें भी देख लेते हैं जो कि हमने इसमें मेंशन नहीं की हैं, जैसे कि फेडरल पुष्प सज्जा। फेडरल पुष्प सज्जा क्या है? ये हत्थे वाले प्याले नुमा फ्लावर पॉट का यूज़ औपचारिकता के साथ करते हैं। इसमें नाजुक एवं हल्के रंगों का उपयोग करते हैं। ठीक है। किस में करते हैं? फेडरल पुष्प सज्जा में। फेडरल पुष्प सज्जा में नाजुक और हल्के रंगों के फूलों का उपयोग करते हैं। दूसरा होगा कौन सा? कॉलोनियल। कॉलोनियल क्या है? ये 18वीं की सज्जा है, 18वीं सदी की। कौन सी है? कॉलोनियल। कॉलोनियल 18वीं सदी की सज्जा है। इसमें चांदी के पात्र का उपयोग किया जाता है और डहेलिया और इन सब जो वाइट कलर के फूल होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। सूरजमुखी के बड़े फूल होते हैं इन सब का। तीसरी सज्जा कौन सी है? अमेरिकी शैली सज्जा। ये सब विदेशी शैली के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अपने संवेगों को व्यक्त करने के लिए, अमेरिकी शैली में क्या है? अपने संवेगों को व्यक्त करने के लिए पुष्प को माध्यम बनाने का प्रयास किया था इन्होंने। इसमें अमेरिकी शैली में इन्होंने तांबे के पात्र का उपयोग किया था, जिसमें फ्लावर पॉट बड़े बड़े फूलों का उपयोग करके सजाया जाता था। तो ये रही हमारी आज की क्लास। बताना कैसी लगी आप सबको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है। और अगर पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए,
शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बाय। चलिए मिलते हैं आपको एक कल नई क्लास के साथ। ओके, बाय बाय।